हेलो दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKP क्लासेस में स्वागत करता हूं। आजकल हमारी नई श्रृंखला चालू हुई है जिसमें हम MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने सेल कोशिका के कुछ क्वेश्चन किए थे। आज से हम केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं और इस केमिस्ट्री में हम जो सबसे पहले टॉपिक ले रहे हैं वो है मैटर। मैटर जिसे अपन सब्सटेंस कहते हैं या जिसे कहा जाता है पदार्थ। हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है, जो किसी दूसरी वस्तु पर दाब लगाती है, जिसमें जड़त्व होता है, जिसे हम हमारी ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं मैटर। आपको यदि इसकी अच्छी जानकारी जानना हो तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहां आपको एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट में टॉपिक मिल जाएगा मैटर। उसमें अपन ने डिटेल से मैटर को पढ़ा है। फिर भी यहाँ बीच में अपन पढ़ते जाएंगे और मैं आपको थोड़ी थोड़ी जो चीजें हैं वो रिवाइज कराते जाऊंगा। तो हम शुरुआत करते हैं मैटर की। सबसे पहला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिनकी संरचना एक समान नहीं होती है तथा विभिन्न घटक मिश्रित होते हैं उन्हें कहते हैं। द सब्सटेंस हुज कॉम्पोजिशन आर नॉट यूनिफॉर्म एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड आर कॉल्ड। तो देखो, पहले तो आप यही समझ गए, क्वेश्चन में मिक्स्ड लिखा है मतलब इतना तो है कि ये एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है, मिक्सचर है। तो मिक्सचर है मतलब प्योर सब्सटेंस शुद्ध पदार्थ और एलिमेंट तत्व, ये दोनों तो नहीं हो सकते। पहली बात यहीं से आप लॉजिक लगा लोगे, ये दोनों नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ। और ये एक क्या है, क्वेश्चन में लिखा है ये मिश्रण। अब मिश्रण दो होते हैं, ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग के गुण एक समान होते हैं, जिसमें यूनिफॉर्म कैरेक्टर होता है, वो होता है समांगी मिश्रण। और ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग के गुण अलग अलग होते हैं उसे अपन कहते हैं विषमांगी मिश्रण। तो अब अपन यहां पर क्या कह रहे हैं, एक समान नहीं है। क्वेश्चन में आपको क्या लिखा है, जिसकी संरचना एक समान नहीं है। जिसकी संरचना एक समान नहीं होती है वो कहलाता है विषमांगी मिश्रण, या उसे अपन कहते हैं हेट्रोजिनस मिक्सचर। ठीक, देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं, एक जगह अपन ने क्या किया, पानी लिया, उसमें शुगर को अपन ने सिर्फ डाल दिया, उसे डिसॉल्व नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस शुगर को अपन ने नीचे छोड़ दिया और ऊपर पानी है। तब ऐसा तो है नहीं कि इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक सी रहेंगी, इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाएंगी। जहां नीचे शुगर है इस वाले भाग की प्रॉपर्टी अलग रहेगी और जो सिर्फ पानी है इसकी प्रॉपर्टी अलग रहेगी। जबकि हमने उसी शुगर को बहुत अच्छे से डिसॉल्व करके जब एक सॉल्यूशन बना लिया, एक मिश्रण बना लिया, तो अब इस मिश्रण का चाहे हम ऊपर वाला हिस्सा लें, बीच का हिस्सा लें, नीचे का हिस्सा लें या सबसे आखिरी का हिस्सा लें, इस पूरे के पूरे हिस्से की जो प्रॉपर्टी है वो एक समान होगी। मतलब यहां पर यूनिफॉर्म कैरेक्टर होंगे, एक समान लक्षण होंगे। तो ये एक प्रकार का क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण, जिसे अपन कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। जबकि इस मिश्रण में आप देखिए, पानी का एक प्रॉपर्टी अलग, नीचे जो शुगर है इसकी प्रॉपर्टी अलग, और जो पानी शुगर से मिला है उसकी प्रॉपर्टी अलग। हर भाग की प्रॉपर्टी अलग अलग है, यूनिफॉर्म कैरेक्टर नहीं है। तो ये जो है ये एक प्रकार का कहलाता है हेट्रोजिनस मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण। तो जिसके एक समान लक्षण नहीं है उसे अपन कहते हैं विषमांगी मिश्रण। आगे बढ़ते हैं। डैश दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों से बना होता है जो किसी भी अनुपात में हो सकते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों से बना होता है, ठीक, जो किसी भी अनुपात में हो सकते हैं, जिसका रेशियो फिक्स नहीं है, वो किसी भी रेशियो में हो सकता है। याद करो अपन ने पढ़ा था, जब अपन सब्सटेंस को मिलाते हैं और मान लो उस सब्सटेंस का रेशियो फिक्स है, यदि रेशियो फिक्स होता है तो उसे अपन कहते हैं कंपाउंड, या वो कहलाता है यौगिक। जैसे पानी का जो अनुपात है वो निश्चित है, H2O का अनुपात जो होगा वह फिक्स है। तो जहां पर यदि फिक्स है तो वो कंपाउंड। लेकिन क्या कह रहा है, एनी रेशियो, किसी भी अनुपात में, अपन को नहीं मालूम, तो ऐसे सब्सटेंस जिनका रेशियो अनुपात निश्चित नहीं होता उन्हें अपन कहते हैं मिश्रण, वो अपने लिए कहलाते हैं मिक्सचर। ठीक, अनुपात जिसका निश्चित ना हो। जैसे आप मान लो चाय बना रहे हो, चाय बनाने के लिए पूरी दुनिया चाय पत्ती, शक्कर, दूध, पानी, अदरक यही सब डालेगी, लेकिन वह अनुपात पूरी दुनिया के लिए फिक्स नहीं है ना। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो कम शुगर लेता है तो वो शक्कर कम डालेगा,
कोई यदि ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाय पीना चाहता है तो वो चाय पत्ती ज्यादा डालेगा, कोई अदरक ज्यादा करेगा, कोई दूध कम, पानी कम। यह अनुपात पूरी दुनिया के लिए निश्चित नहीं है। तो जिसका अनुपात निश्चित नहीं होता वो होता है मिश्रण। तो याद रखना, चाय एक प्रकार का मिश्रण है, चाय यौगिक नहीं है। पूरी दुनिया के लिए ऐसा नहीं है कि 1 कप चाय है तो 1 कप शक्कर रहेगी, ऐसा नहीं है, है ना। तो जो निश्चित है सबके लिए वो यौगिक, और जो अपने अनुसार होता है, बदलता रहता है, वो कहलाता है मिश्रण। व्हाट आर द प्योर सब्सटेंस क्लासिफाइड एज? शुद्ध पदार्थों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? पहला, वो तत्व और परमाणु होते हैं, अणु और यौगिक, तत्व और यौगिक, परमाणु और अणु। तो देखो, परमाणु मतलब यहां पर क्या है? एटम। तो एटम तो सब में होगा, चाहे वो प्योर हो, मिक्सचर हो, एलिमेंट हो, मेटल हो, नॉन मेटल हो। तो परमाणु यहां पर खत्म। फिर अणु, परमाणुओं से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वो भी सब में रहेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, तो ये भी खत्म। और लास्ट ऑप्शन तो परमाणु अणु एक साथ है, तो ये भी खत्म। तो सीधी सी बात है, आंसर क्या हो जाएगा? तत्व और यौगिक। और यदि आपको याद हो तो अपन ने फ्लो चार्ट में पढ़ा था, प्योर सब्सटेंस 2 होते हैं, एक में आते हैं एलिमेंट तत्व और दूसरे में कंपाउंड। एलिमेंट में फिर अपन ने पढ़ा था क्या आते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉरी, इसमें अपन ने पढ़ा था मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स। कंपाउंड में पढ़ा था ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, तो शुद्ध में 2 चीजें आती हैं, कौन कौन सी? तत्व और यौगिक। यहां से समझिए आप। देखिए, यदि कोई ऐसा अपने पास पदार्थ है, अपन को नहीं मालूम कि वो क्या है, अपने पास कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें क्या है? एक ही प्रकार के एलिमेंट, एक ही प्रकार के एटम है। देखो, एक से दिख रहे हैं, यदि एक ही प्रकार के एटम है तो वो कहलाता है एलिमेंट। और एलिमेंट में फिर मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सब आ सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं वो, है ना। कंपाउंड का मतलब इसमें अलग अलग रहेंगे तो, लेकिन अलग अलग एटम जो या उसमें जो भी सब्सटेंस है उसका रेशियो फिक्स रहेगा। भले अलग अलग है लेकिन अपन को पता है रेशियो फिक्स है। यदि फिक्स रेशियो है तो वो कंपाउंड। अब बिना किसी निश्चित अनुपात की यदि मिला दिया जाए तो वो कहलाता है मिश्रण। यदि मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान है, यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स है, अब भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया अपन ने, यदि एक समान कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो कहलाता है समांगी मिश्रण, होमोजेनस। और यदि मान लो इसके देखो, इस भाग में अलग है, इस भाग में अलग है, यहां अलग है, प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं है, मतलब कैरेक्टर जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो उस प्रकार के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? हेट्रोजेनस मिक्सचर, या उसे कहा जाता है विषमांगी मिश्रण। ठीक, इससे आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा डायग्राम से। अगला क्वेश्चन, जब विभिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में एक दूसरे के साथ संयोजित होते हैं तो खालिस्तान का अणु प्राप्त होता। अब भी अपन ने पढ़ा, जहां पर फिक्स रेशियो हो जाए, जहां पर अनुपात क्या हो जाए? निश्चित हो जाए, तो वो क्या बनाता है? कंपाउंड, या उसे अपन कहते हैं यौगिक। तो फिक्स रेशियो क्वेश्चन में ही लिखा है ना, इन अ फिक्स्ड रेशियो, आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन में। और जब क्वेश्चन ही फिक्स रेशियो कह रहा है तो वो क्या होगा? कंपाउंड, या जिसे अपन कहते हैं यौगिक। पॉइंट आउट एन एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड। सुगर सॉल्यूशन, हाइड्रोजन, अमोनिया, सोडियम। एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड, सुगर सॉल्यूशन। मान लो किसी को एक बीकर दे दिया जाए, उसमें पानी है, तो हर व्यक्ति जो है उसमें जो शक्कर डालेगा वो अपनी अपनी सुविधा से डालेगा। कि यदि किसी को ज्यादा मीठा पानी पीना है तो वो ज्यादा शक्कर, कम पीना है तो कम। मतलब इसका रेशियो फिक्स नहीं है, और रेशियो फिक्स नहीं है मतलब ये कंपाउंड नहीं है। सुगर सॉल्यूशन एक प्रकार का क्या है? मिक्सचर। होमोजेनस भी हो सकता है, हेट्रोजेनस भी हो सकता है, समांगी मिश्रण भी हो सकता है, विषमांगी मिश्रण भी हो सकता है, लेकिन वो एक प्रकार का क्या होगा? मिश्रण। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक गैस है, एक नॉन मेटल है, मतलब ये एक एलिमेंट है। अमोनिया NH3, फिर है सोडियम, सोडियम Na, एक मेटल है, एक एलिमेंट। अब यदि अपन अमोनिया की बात करें NH3,
तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात निश्चित है, ये रेशियो है 1:3। यदि इस रेशियो को बदल दिया जाए तो अमोनिया नहीं मिलेगा। मतलब यहां पर क्या है, फिक्स रेशियो, और जहां पर फिक्स रेशियो होता है उसे अपन कहते हैं कंपाउंड। तो यहां पर कंपाउंड या यौगिक क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा अमोनिया। बाकी चीनी का घोल जो है वो क्या है, मिश्रण है, हाइड्रोजन और सोडियम एलिमेंट है, तत्व है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन? निम्नलिखित में कौन सा विसरण का गुण कणों की गति पर आधारित, द्रवों में सबसे धीमा, गैस में सबसे तेज, उपरोक्त सभी? देखो विसरण का मतलब क्या होता है, समझना एग्जांपल्स। मान लो ये आपका एक कमरा है, इस कमरे के कोने में आपने अगरबत्ती लगा दिया, इस अगरबत्ती से निकल रहा है धुआं। अब धीरे धीरे आप देखना क्या होगा, ये जो धुआं है ये धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाएगा। जहां पर हमने अगरबत्ती लगाया था, जहां उसका धुआं निकल रहा था, वहां पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता अधिक है, जबकि जो बचा हुआ कमरा है जहां अगरबत्ती नहीं है, वहां उसकी कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता कम है। अब क्या होगा, कुछ समय बाद ये जो धुआं है ये अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाएगा, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब पूरे तरीके से बराबर रूप से यहां पर धुआं ना फैल जाए। तो किसी भी सब्सटेंस या पदार्थ का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में जाना, मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड लो कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। इसको अपन कहते हैं, जैसे किचन में कुछ बनता है तो आप सूंघ के बता देते हो ना कि किचन में ये बन रहा है, क्यों? क्योंकि उस किचन की जो महक है वो अपने पास तक आ पाई, तो उसे अपन कहते हैं विसरण। तो विसरण का एक फैक्ट याद, विसरण की एक बात तो याद रखना, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में होता है, लेकिन विसरण सबसे तेजी से होता है गैस में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फास्टेस्ट इन गैस। स्लोएस्ट इन लिक्विड नहीं, स्लोएस्ट इन यदि आपसे पूछा जाए तो ये सॉलिड होता, पर यहां लिक्विड दिया है। बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ पार्टिकल, ये बिल्कुल नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऑल ऑफ दीज हो ही नहीं सकता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, द्रवों में सबसे तेज होता है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑस्मोसिस परासरण, और एक होता है डिफ्यूजन विसरण। यदि अपन इन दोनों की बात करें तो इनके बीच जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो ये कि ऑस्मोसिस के लिए हमेशा चाहिए होती है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या जिसे अपन कहते हैं अर्धपारगम झिल्ली, और ऑस्मोसिस जो है ये हमेशा याद रखना लिक्विड में होता है। परासरण की प्रक्रिया केवल लिक्विड या द्रव में होती है। बचपन से आप एग्जाम्पल पढ़ते आए होंगे किशमिश का, कि किशमिश को शक्कर वाले पानी में रख दो तो ये हो जाता है, नॉर्मल पानी में रख दो तो ये। तो विसरण जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में होगा, लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में होता है। अर्धपारगम झिल्ली की उपस्थिति में जल का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चले जाना, इसे अपन कहते हैं परासरण। देखो ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब इसमें पानी भी है, मतलब सॉल्वेंट भी है, और सॉल्यूट भी है, जबकि यहां पर प्योर वाटर 100% यहां पर पानी है। मान लो यहां पर सॉल्यूट है तो समझ लो यहां 95% पानी है और 5% यहां पर क्या मिला है, सॉल्यूट। तो यहां पर पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई ना 95%, जबकि यहां देखो 100% है। तो क्या होगा, ये जो पानी है अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में चले जाएगा। In the presence of semi-permeable membrane, movement of water from their high concentration to low concentration is known as osmosis. अर्धपारगम झिल्ली की उपस्थिति में जल का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना कहलाता है परासरण, जबकि विसरण का ऐसा कुछ नहीं है। विसरण के लिए किसी प्रकार की कोई अर्धपारगम झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कोई आवश्यकता नहीं है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए, जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहां चला जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर, उसे अपन कहते हैं डिफ्यूजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब यहां पर प्लाज्मा का मतलब, प्लाज्मा जो स्टेट है, अपन कहते हैं ना फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की चौथी अवस्था। पहली होती है, पहली तीन कौन सी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस।
उसके बाद पदार्थ की जो चौथी अवस्था है उसे अपन कहते हैं प्लाज्मा अवस्था, और पदार्थ की पांचवी जो अवस्था है, ये पांचवी अवस्था कहलाती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन संघनन। जब गैस को अत्यधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो गैस आयनित होके प्रकाश या लाइट, प्रकाश उत्पन्न करने लगती है। उस अवस्था को कहते हैं प्लाज्मा अवस्था, जो सूर्य में है, तारा में है, ट्यूब लाइट में होती है, नियॉन लाइट्स में होती है, प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। अब देखना ऑप्शन क्या कह रहा है। प्लाज्मा रंग के साथ चमकता है जो गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। जब विद्युत ऊर्जा इसके माध्यम से प्रवाहित होती है तो गैस आयनित हो जाती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब प्लाज्मा से बने होते, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्लाज्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अच्छा गलत है? आपसे पूछा है इनकरेक्ट अबाउट द प्लाज्मा, तो प्लाज्मा रंग के साथ चमकता है जो गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, ये गलत है। प्लाज्मा जो है वो रंग गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। आप देखना आजकल डेकोरेशन के लिए नियॉन लाइट आती है, और नियॉन लाइट जो है वो नीली कलर की होती है। उसमें कौन सी लाइट होती है? तो नीली कलर की इसलिए होती है क्योंकि उसमें नियॉन गैस भरी होती है। ठीक, तो नियॉन का कलर क्या होता है? नीला। तो ये गैस पर निर्भर करती है। तो जो गलत है वो हो जाएगा आपका पहला, द प्लाज्मा ग्लो विथ कलर विद डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। ठीक, अगला, जब किसी गैस को तापमान स्थिर रखते हुए संपीड़ित किया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप गैसीय अणुओं के बीच टकराव में कमी होगी, गैसीय अणुओं की गति में कमी होगी, गैसीय अणुओं के बीच टकराव में, ये तो लॉजिक लगा लो। जब भी किसी गैस को कंप्रेस्ड कर रहे हैं, संपीड़ित कर रहे हैं, तो कंप्रेस्ड करने से उसके मॉलिक्यूल पास पास आते हैं। जब तो वो जो सॉलिड है वो लिक्विड में बदल जाता है ना। आप अपने घर में एलपीजी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसका सिलेंडर देखना, कभी जब गैस खत्म हो जाए या यदि मान लो आपके पास ट्रांसपेरेंट पाइप है तो देखना आप गैस को जब पलट के रखना तो उससे जो गैस आती है वो आपको लिक्विड फॉर्म में आती हुई दिखाई देगी, जबकि वो होती तो गैस है। तो जब गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस करते हैं तो उसको मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं और वो लिक्विड की तरह व्यवहार करने लगते हैं। दे ट्रीट लाइक अ लिक्विड। तो जब उसके मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए तो सीधी सी बात है ना, उनके बीच क्या होगा? टकराव में वृद्धि होगी। पास पास है तो टकराएंगे। मान लो एक कमरा है 10 बाई 10 का, उसमें अपन 10 लोगों को रख दें और उन्हीं 10 लोगों को 5 बाई 5 के कमरा में रखें तो वो टकराएंगे ना, एक दूसरे के पास जा जाके, उनके पास जगह नहीं है। तो वो यहाँ पर हो रहा है, जब वो संपीड़ित हो रहे हैं जगह कम पड़ रही है तो अणुओं के बीच जो है वो टकराव क्या होगा? मॉलिक्यूल्स का वो टकराव बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन कोलिजन अमंग गैसेस मॉलिक्यूल्स, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत दिक्कत नहीं है, हल्का सा आपको लॉजिक लगाना है। अगला क्वेश्चन, अणुओं की गतिज ऊर्जा सीधे अनुपातिक होती है दबाव के, तापमान के, ए और बी दोनों के वायुमंडलीय दाब। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर को यदि अपन इंक्रीज कर देंगे तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी, वो तेजी से चलने लगेंगे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? टेम्परेचर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको बहुत ज्यादा आप हमेशा से सुनते आए होंगे, सुनते ही रहते होंगे, है ना, कि क्या होता? एट हाई एल्टीट्यूड, अधिक ऊंचाई पर melting point of solid increase, boiling point of a liquid increase, no change in boiling point of a liquid decrease। अधिक ऊंचाई पे ठोसों का गलनांक बढ़ता है, द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। क्वथनांक में कोई परिवर्तन नहीं होता, द्रव का क्वथनांक घटता है। तो क्या होता है, जैसे जैसे अपन समुद्र सतह से ऊंचाई में जाते जाते हैं, सी लेवल की यदि अपन बात करते हैं, मतलब सी लेवल से मतलब यहां पर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस कर रहा हूं, 0 मीटर। यदि 0 मीटर की अपन बात कर रहे हैं तो वहां पर पानी जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे, जो उसका नॉर्मल है, अपन पढ़ते आए हैं, जो चल रहा है कि भैया पानी 100 डिग्री सेल्सियस में उबल जाता है। ठीक, सब सही है। अब यदि अपन समुद्र सतह से नीचे जाते हैं तो नीचे जाने पर जो है वो प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। समुद्र के नीचे प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। 101.4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है जब हम समुद्र में 427 मीटर नीचे जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब यदि अपन बात करते हैं
कि जैसे जैसे हम समुद्र सतह से ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने पे जो हवा का दाब या प्रेशर है वो कम होता है। प्रेशर कम होने के कारण क्या होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाने से दिक्कत क्या होगी, आपने सुना होगा कि पर्वतारोही जब पर्वत में चढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, जो खाना बनाते हैं तो उस खाने को अच्छा पक सके इसलिए उसमें वो नमक डाल देते हैं, ताकि नमक डालने से पानी का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब होगा क्या, मान लो आप चावल बना रहे हो, चावल बनाने के लिए अपन घर में चावल बना रहे हैं, पानी उबलना चालू हुआ, पानी उबला, उसकी भाप जो है वो पेनिट्रेट करी और चावल बन गया। अब अपन ऊपर गए जब, तो पानी क्या हो गया, पानी बहुत जल्दी उबलने लगा, इतनी जल्दी पानी उबलने लगा कि उसकी भाप जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाई और चावल नहीं बन पा रहा है, क्योंकि पानी जल्दी उबलने लगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक तो कम हो गया। तो उसमें क्या करते हैं, नमक डाल देते हैं ताकि वो जाके 100 डिग्री सेल्सियस या 90 डिग्री सेल्सियस कम से कम पहुंच जाए, ताकि जो खाना है वो आसानी से पक जाए। तो ऊंचाई पे जाने पर पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। याद रखो ना रखो, ये डायग्राम से आपको दिमाग में रहेगा। सी लेवल में 100 होता है, ऊपर जाते हैं तो 70 हो जाता है, और यदि नीचे जाते हैं तो बढ़ जाता है। ठीक, प्रेशर पे डिपेंड करता है ये पूरा। आगे बढ़ेंगे। द चेंज ऑफ अ सॉलिड इनटू वेपर इज कॉल्ड, बताने की जरूरत है ही नहीं, जब सॉलिड सीधे गैस में बदल जाता है तो वो क्या कहलाता है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका कपूर, जैसे अपन कहते हैं कैम्फोर। कपूर को देखा, जैसे ही जलाते हो सॉलिड से गैस बदल जाता है, तो उस प्रोसेस को अपन कहते हैं सब्लिमेशन, या वो कहलाता है ऊर्ध्वपातन। ठीक, यहां तक उम्मीद करता हूं मैं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अगली कहानी। ये देखिए आप समझ सकते हैं, जब अपन आइस को पिघला के पानी बनाते हैं तो वो मेल्ट कहलाता है, और जब पानी को भाप में बदल दें तो इवेपोरेशन कहलाता है। ये सब अपन डिटेल में पढ़े हैं, आप वीडियो पे चैनल में जाके वीडियो में देख सकते हैं। और यदि आइस सीधे स्टीम मतलब सॉलिड सीधे गैस में बदल जाए तो उसे कहते हैं सब्लिमेशन, और यदि लिक्विड में बदल रही है गैस तो वो कहलाता है कंडेंसेशन, और यदि वाटर जो है आइस में बदल रहा है सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग कहते हैं, और यदि स्टीम सीधे बदल जाए किसमें, सॉलिड में, तो उसे कहते हैं डीसब्लिमेशन। ठीक, पढ़ चुके हैं, ये वीडियो में आप जाएं डिटेल से मिलेगा। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैस स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज, स्थिर तापमान पर द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन। सीधी सी बात है, यदि द्रव से कोई गैस बदल रहा है, यदि सॉलिड से वो लिक्विड से गैस हो रहा है, तो वो उसका इवेपोरेशन हो रहा है, उससे अपन क्या कहेंगे, वाष्पीकरण, या उस प्रक्रिया को अपन कहेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। वाष्पीकरण पढ़े ये सब अपन। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक यदि अपन बात करें तो सबसे अच्छा उदाहरण आप अपने दिमाग में रखो, जब आप कपड़ा सुखाते हो, आप गर्मी के समय में या जब भी कपड़ा सुखाते हो तो कपड़े को फैला के सुखाते हो। कपड़े को फैलाते क्यों है, यदि एरिया बढ़ेगा तो जो इवेपोरेशन की रेट है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। फिर देखना आप, जब हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो क्या होगा, जब हवा चलती है तो हवा चलने के साथ इवेपोरेशन या वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। देखना आप, जब गर्मी पानी गिरता है तो उस समय जो है कपड़े जल्दी नहीं सूखते, यदि हवा में ह्यूमिडिटी या आर्द्रता होती है तो उस समय जो इवेपोरेशन है वो कम हो जाता है। ह्यूमिडिटी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यदि आर्द्रता ज्यादा है तो वाष्पीकरण कम होगा। ठीक है, तापमान यदि ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। ये सब आप दिमाग में, कपड़ा सुखाना बस याद रख लो, सब समझ। कपड़े को फैला के रखते हैं ताकि एरिया बढ़ जाए तो इवेपोरेशन हो, कपड़े को हवा में सुखाते हैं ताकि हवा चलती है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ती है। बरसात के समय में कपड़े नहीं सूखते क्योंकि ह्यूमिडिटी या आर्द्रता ज्यादा होने की वजह से वाष्पीकरण कम होता है, कपड़े सूख नहीं पाते हैं। यदि टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो वाष्पीकरण तेज होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, वो तेजी से गति करेंगे और वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। अगला, व्हाट इज ड्राई आइस, ये तो बनना चाहिए। ड्राई आइस आजकल तो शादी में देखते होगे आप, दूल्हा दुल्हन की जब एंट्री होती है तो बर्फ मटके के अंदर डाल देते हैं, वहां से धुआं निकलता है, वो जो धुआं निकलता है वो यही ड्राई आइस होती है। तो ड्राई आइस क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, उसका बर्फ अर्फ से कोई संबंध नहीं है। नहीं आइस सोच के बर्फ पानी ये सबसे जोड़ लो, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये क्या है, ये एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक, अगला, पदार्थ के कणों को आपस में बांधने वाले बल को क्या कहा जाता है? ये तो बनना चाहिए दोस्त। यदि अपन ये मान लो कोई सब्सटेंस है, पदार्थ है, इसके बीच ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल या अणुओं के बीच का जो स्थान है इसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूल। यदि खाली जगह है तो इसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अंतराण्विक स्थान। और ऐसी ताकत या ऐसी बल जो इन्हें खींच के रखता है वो कहलाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उसे अपन कहते हैं अंतराण्विक बल। तो वो जो बाइंड टुगेदर, जोड़ के रखता है, स्पेस मतलब तो खाली जगह हो गई, जोड़ के रखेगा, जो बांध के रखता है वो फोर्स या बल होता है। तो आपका यहां पर आंसर हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराण्विक बल। zigzag मोशन ऑफ अ सॉल्यूट पार्टिकल इज नोन एज, ये कोलाइड सॉल्यूशन याद करो, अपन पढ़े थे। कोलाइड सॉल्यूशन से जब हम लाइट को पास करते हैं तो ये जो लाइट है इसमें स्कैटरिंग हो जाती है और सॉल्यूट पार्टिकल चमकते हैं, जिसे अपन कहते हैं टिंडल इफेक्ट। याद करो, बहुत डिटेल में पढ़े हैं अपन, वीडियो जाके देखना। टिंडल इफेक्ट। अब जब इस टिंडल इफेक्ट में हम सॉल्यूट के पार्टिकल को देखते हैं तो वो सॉल्यूट पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, उनकी दिशा निश्चित नहीं है, डायरेक्शन उनका फिक्स नहीं है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल मान लो, ये आपका कमरा है, इस कमरे में एक छेद से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो यहाँ पर आपको धूल के कण दिखाई देंगे, डस्ट पार्टिकल। और वो जो धूल के कण हैं वो दिख रहे हैं क्योंकि वो प्रकाश को क्या कर रहे हैं, प्रकीर्णन या स्कैटरिंग कर रहे हैं। और जब आपको धूल के कण दिख रहे हैं तो वो है टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। लेकिन आप देखना, धूल के कण कोई एक निश्चित दिशा में गति तो करते नहीं है, कोई यहां भाग रहा है, कोई यहां भाग रहा है, ऐसे ऐसे वो कहीं भी जा रहे हैं। अब इनकी गति निश्चित नहीं है, इसलिए इन्हें कहते हैं जिगजैग मोशन। लेकिन एक साइंटिस्ट थे ब्राउनी, जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, इसलिए उन्हीं के नाम के सम्मान पे इन्हें कहा जाता है ब्राउनी मोशन। देखो, कोलाइड विलयन के 3 गुण होते हैं, वो टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं, उनमें ब्राउनी गति होती है और स्कंदन या आग्लूटिनेशन पाया जाता है। ठीक, तो ये जो है मैटर, यदि अपन बात करें पदार्थ, उसके अपन ने कुछ न्यूमेरिकल्स करे। ठीक, और भी धीरे धीरे ऐसे ही हम हर टॉपिक के एमसीक्यू करते जाएंगे और अपन धीरे धीरे इसमें नए नए तरीके के, जैसे आज मैंने कुछ आपको इमेज से समझाने की कोशिश की, ऐसे धीरे धीरे अपन और अच्छे से हर चीज को डिटेल में समझते जाएंगे। हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी यदि आपको डाउट आता है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।